नमस्कार दोस्तों। तो ये वीडियो राष्ट्रीय आय से संबंधित करंट डेटा यानी 2020-21 का डेटा है और ये जो डेटा है ये घटना चक्र का जो आर्थिकी बुक आया है उससे लिया गया है। तो इसको शुरू करने से पहले 5 मिनट में सारे फैक्ट्स को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है इसमें। जैसे कुछ 5 बेसिक फैक्ट्स हैं। पहला ये कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो एक वर्ष में उत्पादित जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज होंगे उसका जो मौद्रिक मूल्य होगा वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। दूसरा फैक्ट, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय और पर कैपिटा इनकम को निकालने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था देश में, तो दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में पर कैपिटा इनकम निकालने का प्रयास किया था और उन्होंने बताया कि उस समय 20 रुपये प्रति व्यक्ति ये आय थी। और ये डेटा मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, लुसेंट से लेकर के बोल रहा हूँ। तीसरा फैक्ट ये है 1949 में राष्ट्रीय आय समिति बनी। मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है कि आज़ादी के बाद राष्ट्रीय आय निकालने का काम कौन करता है, तो आज़ादी के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय आय समिति बनी और वही पर कैपिटा इनकम और राष्ट्रीय आय निकालने का काम करती थी। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि राष्ट्रीय आय के समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पीसी महालनोबिस पहले अध्यक्ष थे राष्ट्रीय आय समिति के 1949 में। इनके साथ 2 और सदस्य थे, आर गाडगिल और BKR राव। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता क्या पूछा हुआ भी है इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस, इनके साथ 2 सदस्य थे, डॉक्टर आर गाडगिल और BKR राव। लास्ट फैक्ट ये है बेसिक वाला कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जन्मदाता कौन हैं, तो साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। और ख़ास बात यह है कि साइमन कुजनेट्स को नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो इसी काम के लिए मिला था कि उन्होंने राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली को विकसित किया है। तो ये 4 फैक्ट्स हो गए जो बेसिक के थे। अब कुछ जो इस बुक में इंपॉर्टेंट है वो मैं अच्छा, एक फैक्ट और बच गया। पहले पता है राष्ट्रीय आय निकलता था फैक्टर कॉस्ट पर, लेकिन जनवरी 2015 से जब योजना आयोग स्थापित हो गई 1 जनवरी 2015 को, आपको पता है, लिंक कर रहा हूँ सिर्फ, तो जनवरी 2015 से नेशनल इनकम जो CSO द्वारा कैलकुलेट किया जाने लगा वो मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाने लगा। पहले फैक्टर कॉस्ट पे होता था, अब मार्केट प्राइस पर होता है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे, तो मार्केट प्राइस पे यानी बाजार मूल्य पर। तो ये 5 फैक्ट थे जो बेसिक वाले थे। अब थोड़ा इसमें जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम बात कर लेते हैं। कायदे से बस इतना ही बात रहेगा, लेकिन फिर भी मैं बुक को पढ़ दूंगा। क्या लिखा हुआ है, GDP स्थिर कीमतों पर कितना है, तो GDP वृद्धि दर जो स्थिर कीमत पर हम बात करें, और जब भी स्थिर बोल रहा हूँ तो 2011 से 12 की बात कर रहा हूँ, तो 2011 से 12 यानी स्थिर कीमतों की तुलना में GDP का जो ग्रोथ रेट है इस वर्ष वो है -7.3%। ठीक है, जबकि यही डेटा पिछले वर्ष 4% था और इस बार माइनस है, और सिर्फ माइनस ही नहीं, -7.3% है। ठीक है, दूसरा ये कि GDP स्थिर कीमतों पर है कितना, तो GDP स्थिर कीमतों पर घट करके 135.13 लाख करोड़ रुपया हो गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ परसेंटेज वाला मेरे ख्याल से पूछेगा। मैं संभावना जता रहा हूँ, फिर भी मैंने डेटा दोनों आपके सामने रख दिया। दूसरा ये तो स्थिर कीमत पर हो गया। अगर GDP के वर्तमान कीमतों पर हम बात करें तो वर्तमान कीमत पर GDP जो है वो, अगर आकार की बात करें GDP का, तो 197.46 लाख करोड़ रुपया है, जबकि यही पिछले वर्ष यानी 19-20 में डेटा 203.51 लाख करोड़ रुपए था, यानी 203.51 लाख करोड़ रुपीज़ था पिछले वर्ष, और इस वर्ष घट करके हो गया है 197.46 लाख करोड़ रुपया। यानी कि चालू कीमतों पर जो GDP का ग्रोथ रेट है वो -3% है। तो 2 फैक्ट अभी मेरे ख्याल से याद रखने योग्य मिला है। मैंने 4 फैक्ट बताए हैं, 2 फैक्ट याद रखने वाले ये हैं कि GDP स्थिर कीमतों पर -7.3% के ग्रोथ से बढ़ रहा है माइनस में, और चालू कीमतों पर बात करें तो GDP ग्रोथ रेट वही माइनस में है लेकिन 3% है, और वो 7.3 था। ठीक है, यानी स्थिर कीमतों पर। अब एक GVA की बात कर लेते हैं, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो स्थिर कीमतों पर जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है उसका वृद्धि दर है -6.2%, और यही डेटा पिछले वर्ष 4.1% था पॉजिटिव में, और इस वर्ष कितना हो गया, -6.2%। क्या, GVA ग्रोथ रेट। और GVA ग्रोथ रेट का आकार क्या है, तो घट करके 124.53 लाख करोड़ रुपया यानी कि 124.53 लाख करोड़ रुपीज़ हो गया है, जो कि यही डेटा 19-20 में 132.71 लाख करोड़ रुपया था, यानी कि 132.71 करोड़ रुपीज़ था। तो ये आकार तो नहीं पूछेगा मेरे ख्याल से, परसेंटेज वाला ही डेटा पूछेगा। तो ये 4 डेटा हो गया। अब एक खास डेटा है जो ज़्यादा संभावना लग रहा है क्वेश्चन इसी से जो बनेगा। इस डेटा में एक बात ये आया है कि
जो कृषि और वानिकी और मत्स्य है एक क्षेत्र, और दूसरा बिजली गैस आपूर्ति और जलापूर्ति है, यही दो मात्र पॉजिटिव में ग्रोथ कर रहा है। कृषि वानिकी मत्स्य में अगर हम देखें ग्रोथ रेट तो 3.6% है, और बिजली गैस जलापूर्ति के में देखें तो 1.9% के ग्रोथ रेट से चल रहा है। बस ये है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे ही बना सकता है कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 3% से अधिक वाले कौन से क्षेत्र हैं जो सकारात्मक वृद्धि दर दर्शा रहे हैं। तो 3% से अधिक वाला कृषि वानिकी और मत्स्य क्षेत्र है, जबकि कुल मिलाकर के दो ही है, कृषि वानिकी मत्स्य और बिजली गैस जलापूर्ति। तो ये सारे फैक्ट पर डिस्कशन हमने कर लिया। एक फैक्ट और बचा है, उसके बाद फिर बुक देखते हैं। पर कैपिटा इनकम है कितनी? तो पर कैपिटा इनकम अगर हम स्थिर मूल्यों पर देखें तो 86,659 है, यानी कि 660 में से एक कम, तो 86,659 है, जो कि यही डेटा पिछले वर्ष 94,566 था। तो अभी वाला डेटा याद रखना है कि स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 86,659 यानी कि 86,659 है। ग्रॉस नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय कितनी है? तो राष्ट्रीय आय जो हमारा है, सकल राष्ट्रीय आय, वो वृद्धि दर उसकी -3% है। और याद करिए जो चालू कीमतों पर जीडीपी ग्रोथ रेट भी 3% ही था माइनस में, और जीएनआई भी यानी ग्रॉस नेशनल इनकम भी -3% के ग्रोथ रेट से है। और आकार की हम बात करें तो 195.61 लाख करोड़ रुपया है, और यही डेटा पिछले वर्ष 201.58 लाख रुपये, मतलब 5-8 लाख करोड़ रुपया था। तो ये सारे डेटा हैं, यही सारा यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा। मैं देख देता हूँ, पढ़ देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए स्थिर कीमतों एवं चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान 31 मई 2021 को जारी किए गए हैं। तो अनंतिम और अंतिम का अंतर तो आपको समझ में आता ही होगा। अंतिम से पहले का जो डेटा होता है उसको अनंतिम कहते हैं, और अनंतिम के बाद जो डेटा आता है वही अंतिम डेटा कहलाता है। तो ये अनंतिम डेटा है, मतलब इसके बाद भी एक डेटा आएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2020 से 21 के लिए यह अनुमान कृषिगत एवं औद्योगिक उत्पादन के नवीनतम आकलनों, सरकारी व्यय तथा मुख्य क्षेत्र को यथा संचार, बैंकिंग एवं बीमा, रेलवे, भिन्न परिवहन आदि के अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुमान पर आधारित है। इन अनुमानों के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। तो खैर इस पैरा से क्वेश्चन क्या बन सकता है? 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? CSO, जिसकी स्थापना 1951 में हुई। दूसरी बात, CSO कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तीसरी बात, स्थिर कीमत वर्ष क्या है? तो 2011 से 12, इसी को बेस ईयर क्या है? 2011 से 12, यही बात हो गई। बस अब नेक्स्ट 3 पॉइंट बन गए। अब नेक्स्ट देखते हैं डेटा। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में डेटा दे रहा है। तो स्थिर कीमतों पर देखिए, जो हाईलाइट मैं कर रखा हूँ सिर्फ वहाँ नज़र लगाइए, मैं पेन का यूज कर लेता हूँ। स्थिर कीमतों पर देखिए घट करके 135.13 लाख करोड़ रुपये जीडीपी का आकार हो गया है, और ग्रोथ रेट की बात करें तो -7.3% हो गया, यानी 7.3% है। ये बात हमने पहले ही देख लिया था कि जीडीपी ग्रोथ रेट -7.3% है। तो इससे क्वेश्चन मेन बनेगा, जबकि यही डेटा पिछले वर्ष 4% के दर से ग्रोथ कर रहा था। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये ग्रोथ कर रहा था 4% के हिसाब से। तो 2 फैक्ट यहाँ पर हो गया याद रखने योग्य। नेक्स्ट है बुनियादी कीमतों पर सकल घरेलू मूल्य। बुनियादी कीमत का मतलब क्या हुआ? स्थिर कीमतों पर GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो 11-12 के हिसाब से अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन का आकार देखें तो 132.71 लाख करोड़ रुपये से घट करके 124.53 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये समझ के लिए है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि वृद्धि दर GVA का कितना है? तो -6.2% है। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर लिखा हुआ है जबकि यह वर्ष 2019 से 20 में 4.1% आकी गई थी। तो वही बात है यहाँ पर, जैसे हमने देखा कि 7 जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है 7.3% माइनस में है, उसी तरीके से यहाँ पर जो GVA है -6.2% है। जबकि यहाँ पे हमने देखा कि जीडीपी जो पिछले वर्ष था वो 4% के था, उसी तरह से GVA जो है वो पिछले वर्ष कितना है? GVA पिछले वर्ष है 4.1% के हिसाब से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। बस ये बात है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। जिन क्षेत्रों द्वारा 3.6% या उससे अधिक 3.6% या उससे अधिक वृद्धि दर हासिल किए जाने का अनुमान है, उनमें केवल कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन है। तो मुझे लगता है कि यही अगर इस पूरे चैप्टर में कोई मेन बात है तो यही बात है
कि कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन 3.6% के ग्रोथ कर रहे हैं और इकलौता ये 3 से अधिक वाला है। एक और हालांकि है जो कि 1.9% है, वो है बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं, और ये है 1.9% के पॉजिटिव ग्रोथ से। तो 2 सेक्टर पॉजिटिव है और 3 से ऊपर वाला सिर्फ एक है, वो कौन है? कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ प्रति व्यक्ति आय के बारे में डेटा है, बाकी उतना महत्वपूर्ण नहीं इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। प्रति व्यक्ति आय के बारे में डेटा क्या है? वर्ष 2020 से 21 के दौरान सही अर्थों में, सही अर्थों के मतलब 2011 से 12 यानी स्थिर कीमत पर, यहाँ पर सही अर्थों में ऐसे ऐसे शब्दों का यूज, प्रति व्यक्ति आय के घटकर 86,659 रुपये हो जाने का अनुमान है। तो ये डेटा पहले ही मैंने बोल दिया था कि 86,659 रुपीज़ घट गया है प्रति व्यक्ति आय हमारा। और अगर हम इसी को रीएस्टिमेशंस की बात करें, जो हमारे पास था पिछले वर्ष में, वो कितना था? 94,566 रुपये था, यानी 94,566 रुपीज़। तो ये हो गया स्थिर कीमतों पर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद कितनी है। तो देखिए डेटा थोड़ा उल्टा पुल्टा दिया है। सकल घरेलू उत्पाद हमने यहाँ पर बात कर लिया था, लेकिन स्थिर कीमतों पर बात किया था। अभी हम यहाँ पर फिर से सकल घरेलू उत्पाद की बात करेंगे, लेकिन हम करंट प्राइस पर बात करेंगे। तो घट करके करंट प्राइस पर 197.46 लाख करोड़ रुपया हो गया है। तो ये डेटा नहीं पूछेगा, परसेंटेज क्या है वो देख लीजिए। तो परसेंटेज जो ग्रोथ रेट है वर्तमान कीमतों पर जीडीपी का ग्रोथ रेट, वो -3% है, ठीक है, खत्म हो गया। अब राष्ट्रीय आय की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय में क्या लिखा हुआ है? वर्तमान कीमतों पर सकल राष्ट्रीय आय 195.6 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2019 से 20 में 201.58 लाख करोड़ रुपये थी। यानी कि इसका भी ग्रोथ रेट कितना है? -3% है ग्रोथ रेट। तो कुल मिलाकर के जो डेटा है, अगर सबको मैं कलेक्ट करूं तो कलेक्ट करके तो पहले ही बता दिया था, लेकिन अभी देखिए इससे देख लेते हैं तो ये भी हो जाएगा कि ये भी पढ़ लिया और डेटा हो जाएगा। आप देखिए गौर से देखिए, एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूं, मतलब ये चीज़ दिखाना चाहता हूं जिससे याद आपको रखना ही नहीं पड़ेगा। कैसे? देखिए जीडीपी, एनडीपी, जीवीए, जीएनआई और एनएनआई, ये चारों का जो डेटा है वो तुलनात्मक रूप में परिवर्तन कितना हुआ है? -3% हुआ है। तो जीडीपी के बारे में पूछे, एनडीपी के बारे में पूछे, जीवीए के बारे में पूछे, जीएनआई के बारे में पूछे, एनएनआई के बारे में पूछे, जितना प्रतिशत सबका -3 में ही है, ठीक है। बस एक का याद रखिएगा खाली, प्रति व्यक्ति आय जो है इसमें परिवर्तन -4% के हिसाब से हुआ है। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रति व्यक्ति आय में जो परिवर्तन -4% के दर से हुआ है, ठीक है। एक याद रखेंगे सारा याद रह जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें सकल मूल्य वर्धन बता रहा है, तो इसमें वही 2 बातें ध्यान रखने वाली है। सबसे पहले देखिए कि पॉजिटिव ग्रोथ कौन दिखा रहा है। तो पॉजिटिव ग्रोथ दिखाने वाला ये देखिए बिजली, गैस आपूर्ति जो है, यही जो चालू कीमतों पर अगर हम बात करें तो चालू कीमतों पर कितना है? स्थिर कीमतों पर 1.9% है, चालू कीमतों पर भी पॉजिटिव में ही ग्रोथ कर रहा है, यहाँ पर 0.2। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा एक और क्या था? कृषि, वानिकी और मत्स्य। कृषि, वानिकी, मत्स्य जो स्थिर कीमतों पर देखिए ये 3.6 है पॉजिटिव में, और वर्तमान कीमतों पर 6.6 है। तो कुल मिला के पॉजिटिव वाला बात डेटा याद रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही पूछेगा, डेटा भी पूछ सकता है हालांकि, लेकिन ये बात ध्यान रखना चाहिए, कृषि, वानिकी, मत्स्य की और बिजली, गैस आपूर्ति, ये गैस और जलापूर्ति और अन्य सेवाएं, ये दोनों पॉजिटिव में है, बाकी सब नेगेटिव में है। अच्छा, कुल मिलाकर के अगर हम बात करें सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए, तो जीवीए के वर्तमान में जो स्थिर कीमतों पर जो इस साल का डेटा है -6.2 है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और वर्तमान कीमतों पर -3% है, तो ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें इतना ही बात था, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। वैसे 5 मिनट में सारी बात कर दी गई है, तो बाद में रिवीजन होगा तो 5 मिनट भी वीडियो देखेंगे तो काम चल जाएगा। वैसे 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार की संभावना है, कमेंट जरूर कीजिए।